हाँ, तो जैसे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, जियोग्राफी भी इन्वॉल्व है, उसमें पॉलिटी भी इन्वॉल्व है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी इन्वॉल्व है, उसमें इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है, क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उसमें इंडिया का बजट भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज डिफेंस वाले पर्टिकुलर मैटर उसमें आ जाती है। अब देखिए एक टॉपिक के अराउंड में कितने सारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो जब भी किसी आप टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी ओपन होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई न्यूज़ आया इंडियन ओशन से रिलेटेड, आप न्यूज़ को पढ़ लिया उसके बाद आपका इंडियन ओशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको उसके हर एस्पेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे यूपीएससी मेंस का आप क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस आप एनालाइज करेंगे, आपको दिखेगा एक सवाल में कई सवाल रहते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस सबको इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स किसी एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बट एक से ज़्यादा जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स है उसको इंक्लूड करना पड़ता है आपके मेंस के आंसर में। इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको इन टोटो पढ़िए, उसको कंप्लीटनेस के साथ पढ़िए, अदर सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करके पढ़िए कि उसका अलग अलग एरियाज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस तरह से। और इसके अलावा मैं एक और जनरल चीज़ बताना चाहूँगा। ऑनलाइन सोर्सेज जो आप यूज़ करेंगे, आप मोबाइल का यूज़ करेंगे, आप मे बी आप बहुत सारे चीज़ें आप देख रहे हैं इंटरनेट में, काम की चीज़ें देख रहे हैं, आप कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप सोशल मीडिया में चले गए, फेसबुक में चले गए, इंस्टा में चले गए, पता चल रहा है उधर ही आधा घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। आप जो है व्हाट्सअप है, आपका इंस्टा है, फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जुड़े रहिए उससे, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है ना, आपकी जो लाइफ है, उसका ये अभी तो इंटीग्रल पार्ट हो गया है। आपका ये सब चीज़ें करना, आपको नॉर्मल रहना है बेसिकली। आपको ऐसे एक रूम में बंद करके अगर आप बोलेंगे कि आप आईएएस या आईपीएस या फिर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको सब तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, बट नज़र उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे रहिए, बीच बीच में जाइए। आपको थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करना है, या कुछ लाइक्स करना है, या उसमें कुछ इंटरटेनमेंट का कुछ वीडियोस देखना है, आप देख सकते हैं। बट पढ़ाई के बीच में नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम रखिए कि हाँ भाई मुझे 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा सर्फिंग करना है, फेसबुक देखना है, उसके बाद वापस पढ़ाई पे लगना है। ये जो मन को कंट्रोल करना है ना, बिकॉज मन तो बहुत चंचल है, ये इसको आप कंट्रोल अगर कर पाएंगे, एक तो आपके पास टाइम की कमी है, आप मे बी आप जॉब कर रहे हैं, मे बी आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगा हुआ है, ऊपर से फैमिली का प्रेशर सब कुछ है कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर एक और एस्पेक्ट है, अगर कोई जैसे फुल टाइम जॉब करने वालों से मुझे याद आया कि आप स्टार्टिंग के 1-2 साल में आप हो सकता है बिना जॉब के आप तैयारी कर सकते हैं। 2 साल देख लीजिए, एग्जाम्पल के मैं दे रहा हूँ, 2 साल देख लीजिए, आप जॉब मत करिए, आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 साल हो गया, 2 अटेम्प्ट दे दिए, मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आपको जो है प्रेशर तो आप पर है ही, आपका जो फाइनेंशियल चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसके बाद आप कुछ प्राइवेट जॉब या छोटे मोटे एग्ज़ाम भी देना स्टार्ट कर दीजिए। पैरेलली आपका जो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप किसी छोटे से मतलब वैसे तो कोई जॉब छोटा नहीं होता है, बट आपकी सोच के लिए अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा जॉब कर लेता हूँ जब तक कि सिविल सर्विस क्रैक नहीं होता है, तो आप जो इस तरह के जॉब आप चूज़ कर सकते हैं। और जब तक वो जॉब आपके साथ रहेगा, आप तैयारी करते जाइए, आप जो है टाइम देते जाइए, आपको मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिकॉज अल्टीमेटली आप जो है ऐसा करेंगे कि मैं 7-8 साल इसी में दे दूंगा और मेरा सारा जो अपॉर्चुनिटी है दूसरे जॉब में लगने की, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको हर एक ईयर बाय ईयर, अगर आप फेल होते जाते हैं, आप स्ट्रगल करते जाते हैं, ईयर बाय ईयर आपको सोचना है कि अभी आपके पास क्या एक वैकल्पिक जॉब है आपके पास। 2 साल आपको नहीं लगेगा ज़रूरत, लेकिन 2 साल के बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत लगेगा कि आपके पास ऐसा कोई जॉब होना चाहिए। आप जॉब कर लीजिए, जॉब के साथ मैंने बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, वो आप कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं एक
जस्ट एक काइंड ऑफ डेमो देना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता, सपोज़ अभी मान लो ये मार्च का महीना होता, मार्च 2020 होता और जून में एग्ज़ाम होता प्रीलिम्स का। मे बी मैं जून के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर 2021 के जून के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें एग्ज़ाम होता प्रीलिम्स का, और 2020 के मार्च में अभी का टाइम होता और मैं अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता तो मैं क्या करता। सबसे पहले मैं फुल 1 मंथ जो है जो यूपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी है, जैसे सिलेबस हो गया, इसके क्या क्या पोस्ट होते हैं, कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स क्या हैं, उनका एनालिसिस वगैरह है, ये सारा चीज़ें 1 मंथ में करता। उसके बाद सारे जो सोर्सेज हैं, बुक्स क्या लगेंगे, नोट्स क्या लगेंगे, अखबार क्या क्या लगेगा, अगर सब्सक्राइब करना है या ऑनलाइन मंगाना है या फिर घर पे मंगाना है, ये सारी चीज़ें मैं देखता। उसके बाद मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करता कि ऑप्शनल मुझे क्या क्या लेना है। मैं अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेता, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूँ, वो लेने से क्या फ़ायदा है, नुकसान है। अगर मुझे ह्यूमैनिटी लेनी है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जियोग्राफी मुझे इंटरेस्ट है तो मैं जियोग्राफी ले लूँ, या उसका सिलेबस लेकिन बहुत बड़ा है बट फिर भी इंटरेस्ट है। पॉलिटी ले सकता हूँ, बट पॉलिटी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, बट कैसे, इस तरह की चीज़ें मैं सोचता। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में, जब तक कि जून मंथ नहीं आ जाता, मैं इस तरह की चीज़ें सोचता एंड अल्टीमेटली मैं डिसाइड कर लेता, ओके दिस इज़ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो है करीब 10-12 बुक्स हैं जो मुझे पढ़ना है। ऑप्शनल का ये जो है कम से कम 5-6-7 जो भी बुक्स है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये 2 न्यूज़पेपर है जिसको फॉलो करना है, ये 2 यूट्यूब चैनल है जिसको मुझे फॉलो करना है, ये 2 वेबसाइट है जिसको मुझे फॉलो करना है, या ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है करंट अफेयर्स जो कंपाइलेशन आता है, इसको मुझे फॉलो करना है। ये मैंने पर्टिकुलरली सारा एक जो है एक तरह से कहा लिस्ट बना लिया जून में। उसके बाद जून महीने से मैं डेली बेसिस पे वो जो भी सोर्स मैंने लिस्ट किया था उसको मैं स्टार्ट करता, डेली पढ़ता, डेली उसको बुक्स को, करंट अफेयर्स को फॉलो करता। तो इस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी होती, और हर एक 15 दिन में या महीने भर में मैं ये देखता कि अभी मेरे कितना ख़त्म हुआ है, मेरे पास और कितना टाइम है दिसंबर तक मुझे फर्स्ट रीडिंग ख़त्म करनी है। तो दिसंबर तक मेरे पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है, क्या मेरी स्पीड ठीक है, क्या मैं कहीं ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत स्लो तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बीच बीच में एनालाइज करता जाता। दिसंबर तक मैं सबकी एक फ़र्स्ट रीडिंग कर लेता। ये सारी जितने भी मैंने बोला था, बुक्स वगैरह बोला था, ऑप्शनल का, जीएस का, न्यूज़पेपर तो खैर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, करंट अफेयर्स तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो कंप्लीट होगा नहीं दिसंबर में। ये सारी चीज़ें, एसे वगैरह है, एथिक्स की जो चीज़ें हैं, वो सोर्स वगैरह है, वो सब मैं पढ़ लिया दिसंबर तक। उसके बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करता। दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता। करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस पे मेरा चलता ही चलता, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं दोबारा पढ़ता, जीएस के सारे बुक्स जो है वो मैं दोबारा पढ़ता, और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग करता। अप्रैल तक ये चलता ठीक है। उसके बाद मई और जून में, सपोज सॉरी अप्रैल तक नहीं तो अगर मार्च तक ये कर लेता, तो अप्रैल मई 2 महीने मुझे मिलता सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। अभी तक का मैंने जो पढ़ाई, मैंने बोला मार्च तक की पढ़ाई की मैंने बात की, वो मेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई होता, थ्योरेटिकल रहता, थोड़ा डीप में पढ़ाई करता, फैक्चुअल भी इंक्लूड होता, थ्योरेटिकल इंक्लूड होता, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में। तो उसके बाद फिर अप्रैल और मई में 2 महीने में पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए पढ़ता। उसमें क्या करता, जो भी मैंने अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी है, जो भी मैंने नोट्स वगैरह कुछ बनाए हैं, जो भी सोर्स मैंने किया, वो फिर से एक बार रिवाइज करता। टेस्ट सीरीज़ में 2-3 ज्वाइन करता, उसके सॉल्व पेपर्स में मंगाता, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व पेपर्स में मंगाता, उसको सॉल्व करता, उसको हल करता। पुराने पेपर्स और होते हैं उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता। साथ ही साथ कुछ कुछ क्विज़ वगैरह आते हैं डेली बेसिस पे, जो क्वेश्चंस बने होते हैं डेली जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी बनाता है कोई, जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हल करता है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो मैं हल करता 2 महीने टोटली, अपार्ट फ्रॉम जो मेरे जो बुक्स है या नोट है उसको रिवीजन कर। उसके बाद मैं प्रीलिम्स देता।
प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली अगर लगता है कि मेरा हो सकता है या कम्प्लीटली लगता है कि हो ही जाएगा, तो उस कंडीशन में मैं कुछ 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 वीक में रेस्ट लेता। उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई शुरू कर देता मेंस की प्रिपरेशन के लिए। अब मेंस के प्रिपरेशन में रहता क्या है, सारी चीज़ बुक्स तो आपने पढ़ लिया है एक बार, उसी को रिवाइज करना है, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मेंस के जितने भी क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी पेपर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। मेंस में ए से आता है, ए से भी आपको देखना पड़ेगा। एथिक्स है, एथिक्स आपको देखना पड़ेगा। साइंस टेक्स्ट है, इन्वायरमेंट है, ऑप्शनल है। पेपर वाइज जो है आपको टॉपिक वाइज फिर आप जो है प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चंस एंड उसके आंसर राइटिंग करते हैं। ये इस तरह से मैं मेंस के लिए स्टार्ट करता। इसके साथ ही मेंस के जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी मैं ज्वाइन करता। मेंस के टेस्ट सीरीज़ का या तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन करके लिख के अपलोड करता, या तो मैं सॉल्व्ड जो आंसर्स है, मॉडल आंसर्स है, वो मंगा लेता, उसको मैं हल करता। मैं कंपेयर करता कि जो कोचिंग वालों ने अगर कोई आंसर लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का और मैं आंसर लिखता तो मैं क्या लिखता, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहीं पे कंटेंट की कमी है कि स्ट्रक्चर की कमी है, वो कंपेयर करता। जैसा फीडबैक मिलता उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें फिर सुधार करता। और 1 महीना पहले, मेंस के 1 महीना पहले जो है मैं ये इंश्योर करता कि सारी चीज़ें तैयारियाँ जीएस की, एसए की, एथिक्स की, ऑप्शनल की, सारे जो है तैयारियाँ हो चुकी हैं। उसके बाद 1 महीने में फाइनल रिवीजन करता। फाइनल रिवीजन में अगेन माइंड मैप्स जो है वो बहुत काम आता है। जो माइंड मैप मैं बोल रहा हूँ, जितना भी आपका ड्यूरेशन में आप जो पढ़ाई किया है उसमें बहुत सारे माइंड मैप्स बने रहते हैं। माइंड मैप का मतलब हो सकता है आपको कॉन्शियसली नहीं बनाए होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में बनती जाती है। जब आपको याद करेंगे किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिंग लगेंगे और वो माइंड मैप जो है आपको लास्ट 1 मंथ में बहुत काम आएगा। बिकॉज यूपीएससी में आपको जब आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, अगर आप 2 सेकंड के लिए भी अगर रुक गए कि भाई क्या लिखना था, आपको पसीना निकलना शुरू हो जाता है। ये एग्जैक्टली ये होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है आप एग्ज़ाम का। तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि अगर 2 सेकंड आपको लगा कि अरे नहीं आ रहा है, मैं क्या लिखना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 सेकंड में ही मतलब आपको एकदम से प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर माइंड मैप बना रहेगा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियरली रहेगा, तो आपको आंसर्स फटाफट आएंगे, आपका हाथ रुकेगा ही नहीं। यूपीएससी में आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 100% मोर प्रेफरेबली आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो टाइम का बहुत वैल्यू होता है। साथ ही आपकी राइटिंग भी अच्छी बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा लिखे, स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो माइंड में बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है। कंटेंट जल्दी जल्दी आएगा तो आप जल्दी लिख पाएंगे, आपका राइटिंग भी सही रहेगा, आप स्ट्रक्चर भी सही लिख पाएंगे, और कंटेंट तो ऑब्वियसली माइंड मैप से आ ही जाएगा। उसमें एक लैंग्वेज का भी एक मतलब 2 पेपर होता है। एक तो आपका जो भी एक लैंग्वेज रहेगा, रीजनल लैंग्वेज, अगर आपका हिंदी हो सकता है, आपका कन्नड़ा हो सकता है, आपका तेलुगु, तमिल, बंगाली कोई भी हो सकता है। दूसरा है इंग्लिश। ये आप दोनों का भी एक थोड़ा सा आप आइडिया रखिए। मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी जो है इंग्लिश जो है उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर फॉर एग्जांपल हिंदी है, वो इतनी तो अच्छी होगी कि आप जो है उसको पास कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है। इंग्लिश में अगर आपको लगता है तो पुराने पेपर्स देख लीजिए लैंग्वेज पेपर के लिए इंग्लिश का। अगर आपको लगता है कि ये तो ठीक ठाक है, बन जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करके आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपको मेरिट में तो जुड़ेगा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है जितना चाहिए उतना नहीं है, तो आप उसका भी प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको इतना जीएस ऑप्शनल सब अच्छे से प्रिपेयर किया है, और सिर्फ लैंग्वेज पेपर की वजह से, कुछ लोगों को होता है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर की वजह से आपका जो है बाकी पेपर्स चेक नहीं हुए हैं, उसमें आप फेल हो गए, तो दिस वुड बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर एनी एस्पायरेंट। तो उस पर भी आप ध्यान देखिए और उस पर सॉल्व करके देखिए। अगेन प्रीलिम्स में भी जो आपका एप्टीट्यूड पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग है, बट अगेन उसमें भी आप देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए उसको। आप ऐसा गारंटी लेके मत चलिए कि मेरे से तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी देख लीजिए आप जो है आपकी कंडीशन क्या है, आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर उसमें भी ज़रूरत है तो उसमें भी आप जो है आर.एस. अग्रवाल या फिर कोई और आपका स्टेट पीसीएस का भी कोई बुक्स होगा, उसको सॉल्व करते रहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि
ये जो पेपर्स होते हैं ना, इस तरह के जो एप्टीट्यूड का पेपर बोलेंगे प्रीलिम्स में, या फिर लैंग्वेज पेपर अगर आप बोलेंगे मेंस में, ये सारी चीज़ें होते हैं, आपको बहुत दुख पहुंचाता है अगर इसमें आप फेल हो गए तो आप मेक श्योर कि आप जो है यू आर वेल कंफर्टेबल टू पास दिस एग्ज़ाम्स, और बाकी आपका जो मेरिट में जो जुड़ता है वो सब्जेक्ट्स आपको इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। एक डिस्क्लेमर जो मुझे स्टार्टिंग में ही दे देनी चाहिए थी, वो डिस्क्लेमर ये है कि मैंने जो भी स्ट्रेटजी बताया, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने फील किया है, मैंने इसको कहा जाए अनुभव किया है, मैंने इसको अडॉप्ट किया है। हो सकता है आपको जो है ये सूट ना करे, आप हो सकता है आपको इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगेगा, आपको 1 महीने बाद आपको लगेगा कि आप ये सही नहीं लग रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुनिए सबकी स्ट्रैटेजी, सबकी सुनिए, कोशिश करिए आप उसको अडॉप्ट करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो 1 साल उस स्ट्रैटेजी के साथ नहीं जी सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ने का स्ट्रैटेजी हो, आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी हो, प्रीलिम्स के लिए आपको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उसके साथ अगर आप 1 साल नहीं जी सकते हो कम से कम, तो स्ट्रैटेजी मत अपनाइए। आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि जितने भी मैंने स्ट्रैटेजी बताया उसमें से कुछ मैंने दूसरों से लिया है, दूसरों से जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यू से सुना है, उसके बाद अडॉप्ट किया, अच्छा लगा तो मेरे साथ रहा। वो कुछ स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद से बनाया, सेल्फ स्टडी किया हो, तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजी खुद से बनानी होती है। तो आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं दूसरे को, तो ये है। और अगेन लास्ट में मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप जो है मेरे वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ्यूचर में भी आपको लगता है कि कुछ, वैसे तो मैंने बहुत सारा टॉपिक्स कवर किया है, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि और बातें करनी चाहिए और एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कुछ अपनी बातें रखूँ। और सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि you all can do, is it possible to achieve without coaching, with Hindi medium, with full time job, from village और small town, जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई जैसे मैंने किया है, सारे प्रॉब्लम में रहते हुए कईयों ने निकाले हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? सो हैव पेशेंस, हैव फेथ, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।